अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया था, एक बैच को नहीं दिया था, वो थोड़ा सा सीखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टर इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। तो हमने डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो पढ़ा था। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा एस जीरो होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और रेट वर्सेस टाइम ग्राफ बिल्कुल ऐसे आता है, आपको बिल्कुल यही देखना है और कुछ नहीं। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज एट इक्विलिब्रियम बिकम कांस्टेंट, जैसे कंसंट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी, कलर, हर कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है या नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट बन जाते हैं। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट बन ही जाती है। मैंने बोला था रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डज नॉट चेंज या रिमेन कांस्टेंट। दैट इज कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अपनी जगह कांस्टेंट, प्रोडक्ट की अपनी जगह कांस्टेंट। लेकिन इसमें मैंने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम। अब रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्टेंट अपनी जगह कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपनी जगह कांस्टेंट, स्टिल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा, ये भी पॉसिबल है। या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। या मैंने बोला था दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। या मैंने बोला था ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी पॉसिबल है कि प्रोडक्ट की ही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ज्यादा और इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम, ये भी जो है ये भी पॉसिबल है। मैंने और एक कैरेक्टरिस्टिक बोली थी दैट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, यानी कि इक्विलिब्रियम आपको लगेगा प्रोसेस रुक गई, प्रोसेस रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस होती है। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, वेदर यू स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड और फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। इक्विलिब्रियम को अप्रोच किया जा सकता है। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को छेड़ता नहीं है। इट ओनली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट डिपेंडिंग अपॉन कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है कि नेगेटिव कैटलिस्ट है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन इक्वल मैग्नीट्यूड इफ इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। इफ इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन in equal magnitude if it is a negative catalyst. Yeah, it increases the activation energy of both forward and backward directions in equal magnitude. Yeah, it decreases the activation energy of both forward and backward directions in equal magnitude. हमने लाभ मास सेक्शन स्टार्ट किया था, पढ़ा नहीं, जो पहला टॉपिक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमने एक्टिव मास के बारे में जाना था। एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर मुझे लिखना होगा, मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए। और मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी ऐसे ही कैलकुलेट होती है। दूसरा, एक्टिव मास का मतलब पार्शियल प्रेशर भी है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ओनली इन केस ऑफ गैसेस। और पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कंसंट्रेशन हर एक के लिए, चाहे गैस हो या ना हो, लेकिन पार्शियल प्रेशर ओनली इन केस ऑफ गैसेस। दूसरा, मैंने इंपॉर्टेंट बोला था कि जो कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हम लेते हैं 1 है, मैंने बोला था 1 लेते नहीं है, 1 होता है। दूसरा, मैंने बोला था प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन तब जब ये एक्ट करता है सॉल्वेंट, और वो भी हम 1 लेते हैं, वो भी हम 1 लेते हैं। और मैंने बोला था कि एक रिएक्शन जिसमें लिक्विड की कंसंट्रेशन हम 1 नहीं लेंगे वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सारे लिक्विड्स सॉल्वेंट फॉर्म में नहीं होते हैं। ये बस बिल्कुल जिसने नहीं पढ़ा है, जो पहली बार सुन रहा है, आप बिल्कुल यही देखोगे जो मैं बोल रहा हूं, बस इतना याद रखोगे, जहां पे भी प्योर सॉलिड आएगा उसके बदले 1 लिखेंगे, प्योर लिक्विड आएगा उसके बदले 1 लिखेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये सॉल्वेंट है या ना है, एक रिएक्शन याद रखोगे जहां पे ये सॉल्वेंट नहीं है, बाकी जहां पे भी जो भी रिएक्शन आप देखोगे उसमें हम इसको सॉल्वेंट ही मानेंगे। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और एक बात है कि जो रीजन इसका है कि कंसंट्रेशन या मोलैरिटी जो होती है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी जो होती है, ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। 1/v ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई किया ना n से, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय मोलर मास, मास इन ग्राम्स, वॉल्यूम इन लीटर्स, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास बाय वॉल्यूम के बदले लिखा डेंसिटी, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए डेंसिटी भी कांस्टेंट, मोलर मास भी कांस्टेंट, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन भी हम कांस्टेंट मानते हैं और उस कांस्टेंट को हम 1 लेते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी थी मैंने, एक्टिव मास ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ CO सॉलिड, ये सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास सीधे 1 है, जिंक सॉलिड है तो इसका सीधे 1 है, वाटर लिक्विड है तो इसका सीधे एक्टिव मास या इसकी सीधे कंसंट्रेशन जो हम लेंगे वो हम कितनी लेंगे, 1 लेंगे। शाबाश। इसके बाद हम आज जो पहला टॉपिक इक्विलिब्रियम का है वो हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सिंपल से सिंपल अल्फाजों में हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the rate of a reaction, at constant temperature the rate of a reaction, the rate of a chemical reaction is directly proportional to of a chemical reaction is directly proportional to the active masses of reactants, raised to the power their respective stoichiometric coefficients, raised to the power their respective stoichiometric coefficients, raised to the power their respective stoichiometric coefficients. For example, कोफिशिएंट्स, रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, सपोज फॉर एग्जांपल N1 टाइम्स A प्लस N2 टाइम्स B गिव्स N3 टाइम्स C प्लस N4 टाइम्स D। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से रेट चेंज होती है, जो हमने अरीनस इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। तो अगर हम टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे तो रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of active masses of reactants। तो यानी कि एक्टिव मास तो यहां तो हम कंसंट्रेशन लिखेंगे टू द पावर n1 या कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n2 रेज्ड टू द पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर n2, लेकिन तब जब a एंड b क्या होंगे, जब a एंड b गैसेस होंगे। तो जनरली हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ही बात करते हैं, हम ऑलरेडी रेट लॉ पढ़ चुके हैं। रेट लॉ में ये पावर जो होता है, रेट लॉ में हम कहते थे, अगर आपको याद होगा, रेट लॉ में हम कहते थे रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट। तो ठीक है, टू द पावर n वेयर n इज ऑर्डर। और मैं लिखता था कि अगर मेरे पास n1 टाइम्स a प्लस n2 टाइम्स b गिव्स n3 टाइम्स c प्लस n4 टाइम्स d है, मैं लिखता था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर m b टू द पावर n वेयर m may or may not be equal to n1, n may or may not be equal to n2। और इसी m प्लस n को हम बोलते थे ऑर्डर। मैं कहता था ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, ये m एंड n एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन उसी टाइम में और एक बात बोलता था कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन में होती है, तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो एलिमेंट्री रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम पावर वही रखेंगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन किन रिएक्शंस के लिए वैलिड है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। तो a टू द पावर n1 b टू द पावर n2। तो अब मुझे यहां से ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहां से, मैं लिखूंगा कि ये जो रेट है रेट ऑफ, सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पे मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिफाइन करूंगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय RF। मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिफाइन करूंगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय RF। ये जो RF है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n2। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन डिफाइन करो, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट जिसको आप RB बोलोगे, RB जो होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर n3 D टू द पावर n4। सर क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट होंगे C एंड D, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट होंगे A एंड B। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट A एंड B है टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट C एंड D है टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, यहां पे कांस्टेंट ऑफ ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाएंगे, ये आ जाएगा a टू द पावर n1 b टू द पावर n2।
यहां पे जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, ये आएगा c टू द पावर n3 d टू द पावर n4, d टू द पावर n4। ये kf एंड kb ये दोनों जो है ये कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और kf जो है ये बराबर वही है जो हम वहां पे पढ़ते थे। kf जो है ये रेट कांस्टेंट है, लेकिन किसका? ये रेट कांस्टेंट किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन। kf इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। And what is kb? It is the rate constant for backward direction. kb जो है it is the rate constant for backward direction, rate constant for backward direction। अब मुझे पता है at equilibrium, अब मुझे पता है at equilibrium rf is equal to rb, rate of forward direction is equal to rate of backward direction। तो अगर forward direction की rate और backward direction की rate आपस में बराबर है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि rf is equal to rb? rf के बदले क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं kf concentration of a to the power n1 concentration of b to the power n2? ये मैंने ये वैल्यू लिखा rf के बदले। तो r शबश rb के बदले हम क्या लिखेंगे? kb concentration of c to the power n3 concentration of d to the power n4। तो अब हम क्या करेंगे? kf upon kb, इस kb को मैंने उठा के इस साइड लाया तो यहां पे डिवाइड हुआ। इन दोनों को मैं इसको भी उस साइड जब हम लेंगे तो ये आएगा c to the power n3 concentration of d to the power n4 divided by concentration of a to the power n1 concentration of b to the power n2। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट के बदले हम लिखेंगे एक नया कांस्टेंट जिसको हम k इक्विलिब्रियम बोलेंगे। वो किसके बराबर आएगा? concentration of n3 concentration of n4 divided by concentration of a n1 concentration of b to the power n2। ये k इक्विलिब्रियम जो है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये किसके बदले हमने लिखा? kf upon kb। तो पहला सवाल यहीं पे आता है, पहला सवाल यहीं पे आता है, वो आपको kf वहीं से देगा, kf देगा, kb देगा, वहीं से आपको बोलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, या आपको kf देगा या और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, आपको बोलेगा kb निकालो, या आपको kb देगा या आपको k इक्विलिब्रियम देगा, ये दोनों वैल्यू देगा, आपको बोला जाएगा kf निकालो। तो ऑब्वियसली तीनों में से कोई दो देगा, कोई एक निकालने को बोला जाएगा, तो आप सीधे यूज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज kf अपॉन kb। अब cd नॉर्मली अगर आप देखोगे cd a एंड b जो है, cd थे प्रोडक्ट, a एंड b जो थे, a एंड b है रिएक्टेंट्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये होता है product of active masses of products to the power their stoichiometric coefficient divided by product of active masses of reactants to the power their यानी कि ऊपर प्रोडक्ट्स, नीचे जो है नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिखूंगा N2 plus 3 times H2 gives 2 times NH3। मैं आपको बोलूंगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो आप सीधे लिखोगे। अगर आपको कंसंट्रेशन में लिखना होगा आप लिखोगे NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, N2 इनटू H2 का क्यूब। अगर ये सारे गैसेस है तो आप इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो, यानी कि आप के इक्विलिब्रियम को ऐसे भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। लेकिन ये तब जब ये सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? गैसियस फॉर्म में होंगे। तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका है। या मैं ऐसे लिखूंगा, और एक एग्जांपल मैं लिखूंगा H2 गैस प्लस I2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2 times HI गैस, gives 2 times HI गैस। तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो। आप सीधे लिखोगे HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 पावर 1 या इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी आप लिख सकते हो। आई होप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये सबों को लिखना आएगा। और यहां इसके बाद जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, मुझे बहुत सारी फॉर्म्स है तो दो फॉर्म्स पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। एक है के सी, दूसरा है के पी, तीसरा है के काई बी जो मुझे नहीं पढ़ना है, के पी सी बी जो मुझे नहीं पढ़ना है। तो मैं ओनली दो ही पढ़ूंगा, एक है के पी एंड दूसरा है के सी। के पी जो है इसको हम, के सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, पी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर। तो अगर मैं एक्टिव मास लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, करता हूं उसको के सी से। अगर मैं एक्टिव मास लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता हूं के पी से। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधे बोलूंगा, अगर मेरे पास n1 टाइम्स a प्लस n2 टाइम्स b होगा, शाबाश, n2 टाइम्स b गिव्स n3 टाइम्स c प्लस n4 टाइम्स d जो है, अगर मैं आपको बोलूंगा इसका kc निकालो तो आप लिखोगे c टू द पावर n3 d टू द पावर n4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n2। और अगर मैं आपको kp बोलूंगा तो आप लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ c टू द पावर n3 पार्शियल प्रेशर ऑफ d टू द पावर n4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर n2 पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर n2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन kp तब देखेंगे जब a b c एंड d किस में होंगे, a b c एंड d आर गैसेस, तब हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। अब इसके बाद जो है ये है, शाबाश, ये क्या था, ये थे फॉर्म्स ऑफ केसी। इसमें इंपॉर्टेंट जो है दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी में क्या रिलेशन है। तो मैं केपी और केसी वाली रिलेशन जो है, केपी एंड केसी वाली रिलेशन यहां पे लिखूंगा। केपी जो है शाबाश, वो किसके बराबर, अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन ही देखूंगा, ये है केसी, ये है केपी। तो अब मैं केसी और केपी मैं यही लिखूंगा फॉर द रिएक्शन, बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा, फॉर द रिएक्शन n1 टाइम्स a गैस n2 टाइम्स b गैस गिव्स n3 टाइम्स c गैस प्लस n4 टाइम्स d, ये भी गैस है। जो इसका kc होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ d टू द पावर n4 कंसंट्रेशन ऑफ c टू द पावर n3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n2। जो ये है इसका kc। जो इसका kp होगा, केपी जो होगा, केपी इसका होगा किसके बराबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ d टू द पावर n4 पार्शियल प्रेशर ऑफ c टू द पावर n3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a टू द पावर n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर n2। अब क्या है, अब मैं दोनों के बीच में रिलेशन देखूंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो अगर मुझे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी पढ़ना है तो मैं कैसे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी पढ़ूंगा। तो मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीका बोलूंगा, सिंपल तरीका मैं आपको बोलूंगा, वो ये है, शाबाश, PV इज इक्वल टू एनआरटी हम लोगों ने पढ़ा है। PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू एनआरटी हमने पढ़ा है। तो P किसके बराबर होगा, nRT बाई V। तो N बाई V इज कंसंट्रेशन, तो P होगा CRT। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। मैं आपको बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B, वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। मैं आपको बोलूंगा सिंपली C, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। तो अब हम डायरेक्टली ये वैल्यू जो है यहां पे पुट करेंगे। तो ये वैल्यू जब हम यहां पे पुट करेंगे, मेरा Kp जो था वो था पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर n4 पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर n3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर n1 पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर n2 पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर n2। तो अब मुझे एक बात आप बोलोगे, शाबाश, आप मुझे एक बात बोलोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ D के बदले हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT और अपना पावर है n4। पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे A के बदले पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ C के बदले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT टू द पावर n3। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ A के बदले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT टू द पावर n1। पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बदले लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT टू द पावर n2।
अब यहां पे क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर n4, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर n3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर n2 लिखेंगे अलग। लेकिन ऊपर जो आएगा, ऊपर आएगा RT टू द पावर n4, ये RT टू द पावर n4, दूसरा आएगा RT टू द पावर n3, नीचे आएगा RT टू द पावर n1 और आ जाएगा RT टू द पावर n2। मैंने D, C, A एंड B, D टू द पावर n4 को अलग लिखा, C टू द पावर n3 को अलग लिखा, लेकिन RT का n4, RT का n3 तो वहीं पे रहेगा ना। तो अब मुझे पता है ये कंसंट्रेशन ऑफ D, C, A एंड B, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर n4, C टू द पावर A टू द पावर B टू द पावर, इसके बदले जो है, इसके बदले हम लिखेंगे Kc। जब हम इसके बदले लिखेंगे Kc तो ये आ जाएगा, इसके बदले जब हम Kc लिखेंगे ये आएगा RT टू द पावर n4 प्लस n3 माइनस n1 प्लस n2। बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड ऊपर, पावर्स विल गेट एडेड नीचे, लेकिन इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो ऊपर आएगा n4 प्लस n3, नीचे आएगा n1 प्लस n2, फिर और एक स्टेप में आएगा n4 प्लस n3 माइनस n1 प्लस n2। तो ये आएगा Kc RT टू द पावर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा Ng। तो Kp और Kc के बीच में जो रिलेशन है वो है Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। Kp किसके बराबर होता है, Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng को मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, डेल्टा Ng है n4 प्लस n3, ये n4 प्लस n3 है गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल्स, तो मैं सीधे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, माइनस, शाबाश, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करना है, लेकिन ओनली गैसियस प्रोडक्ट्स एंड गैसियस रिएक्टेंट्स के बीच में माइनस करना है। फॉर एग्जांपल पहले डेल्टा Ng सीखेंगे, मैं लिखूंगा रिएक्शन PCl5 गैस, PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas। तो अगर मैं आपको बोलूंगा इसका डेल्टा Ng निकालो, तो इसका डेल्टा Ng जो होगा वो होगा सीधे, प्रोडक्ट साइड है ये 1 मोल, ये 1 मोल, प्रोडक्ट साइड है 2 मोल, माइनस रिएक्टेंट साइड है 1 मोल, -1, 2 - 1 is 1, तो इसका डेल्टा Ng होगा 1। मैं लिखूंगा ऐसे N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस, ये मुझे देगा 2 टाइम्स NH3 गैस, 2 टाइम्स NH3 गैस। तो इसका डेल्टा Ng जो होगा, इसका डेल्टा Ng होगा 2 - 3 + 1 is 4, 2 - 4 is -2, तो इसका डेल्टा Ng होगा इस साइड 2, इस साइड 3 और 1 4, तो 2 - 4 is -2। मैं आपको लिखूंगा ऐसे 2 टाइम्स NO गैस gives N2 गैस gives N2 गैस प्लस O2 गैस, तो इसका डेल्टा Ng निकालो। तो इसका डेल्टा Ng जब हम निकालेंगे, यहाँ पे 1 + 1 is 2, रिएक्टेंट साइड है 2, तो 2 - 2 is 0, तो इसका डेल्टा Ng होगा 0। मैं लिखूंगा ऐसे रिएक्शन CaCO3 सॉलिड gives CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो यहाँ पे ये गैस है, इसको कंसिडर करना है, लेकिन ये दो सॉलिड है, इनको कंसिडर नहीं करना है। तो मैं डेल्टा Ng का वैल्यू जब निकालूंगा वो सीधे आ जाएगा 1 - 0 एंड 1 - 0 is 1। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, ये गैसियस मोल नहीं है। डेल्टा N जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। आई होप आपको डेल्टा Ng का वैल्यू जो है, या और एक एग्जांपल मैं लिखूंगा, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, हाफ ऑफ O2 गैस gives CO गैस। तो इसका डेल्टा Ng निकालो, ये सॉलिड है, इसको कंसिडर नहीं करना है। तो डेल्टा Ng जो इसका होगा वो होगा 1 - 1/2 एंड 1 - 1/2 इज 1/2, तो इसका डेल्टा Ng जो होगा वो होगा 1/2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आया। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc? द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इज Kp इज इक्वल टू Kc। अगेन मैं यहीं से रिपीट करूंगा, मैं यहीं से बोलूंगा Kp और Kc में क्या रिलेशन है। Kp जो होता है, शाबाश, Kp जो होता है वो किसके बराबर होता है? Kp जो होता है वो होता है Kc RT
के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। अब सवाल क्या क्या आएगा पहले वो सीखेंगे। सवाल क्या क्या आएगा, सवाल आ जाएगा वो आपको के सी देगा। के सी जो है ये गिवन होगा, आपको बोला जाएगा के पी निकालो, आप बराबर यही इक्वेशन यूज करोगे। दूसरा सवाल है वो आपको के पी ही देगा, के पी ही देगा, और आपको जो है के पी गिवन होगा, आपको क्या करना है, आपको के सी निकालना होगा, हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। तीसरा सवाल है वो आपको Kp बाई के सी रेशियो निकालने को बोला जाएगा। जब आप Kp बाई के सी रेशियो निकालोगे हम सीधे लिखेंगे Kp बाई के सी जो होगा वो सीधे होगा ना अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे आर टी के सी को इस साइड डिवाइड करना है, तो Kp बाई के सी इज आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। बस ख्याल रखना यहां पे आर का टी का वैल्यू जो है, टी का वैल्यू हम ऑलवेज इन केल्विन लेंगे, ऑलवेज इन केल्विन लेंगे, और आर का वैल्यू हम लेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर मोल पर केल्विन। ये आर का वैल्यू है, ये आर का वैल्यू है, लेकिन ये तब जब आपको केपी गिवन होगा एटमॉस्फेयर में, या आर का वैल्यू यूज करेंगे 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ये हम लेकिन तब यूज करेंगे जब केपी का यूनिट होगा बार्स में, लेकिन अगर कोई नहीं गिवन होगा तो हम 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन यूज करेंगे। तो ये है केपी बाई के सी रेशियो। या चौथा जो है वो केपी बाई के सी रेशियो जो है, वो केपी बाई के सी रेशियो जो है ये गिवन देगा, आपको बोला जाएगा टेम्परेचर निकालो, आपको बोला जाएगा टेम्परेचर निकालो। या जैसे फॉर एग्जांपल वो लिखेगा सवाल एट व्हाट टेम्परेचर, तो सवाल आप बस सीखना, वो लिखेगा एट व्हाट टेम्परेचर, वो लिखेगा सवाल लिखेगा एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द केपी बाई के सी रेशियो, केपी बाई के सी रेशियो इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 फॉर, इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन लिखेगा N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस, 3 टाइम्स H2 gas, 3 times H2 gas gives 2 times NH3 gas, 2 times NH3 gas। तो मुझे कुछ नहीं करना है, Kp बाई के सी रेशियो गिवन है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है Kp बाई के सी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा RT टू द पावर, RT टू द पावर डेल्टा Ng। तो R का वैल्यू 0.0821, 0.0821, टी का वैल्यू या आर का वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, केपी बाई के सी का वैल्यू 2, आर को ऐसे ही रखेंगे, टी निकालना है, डेल्टा एन जी का वैल्यू होगा -2। तो अब जो है सिंपल सवाल है, अब हम क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू 1 बाई आर टी का स्क्वायर, 1 बाई आर टी का स्क्वायर, 1 बाई आर टी का स्क्वायर। तो √2, तो ये इस साइड जाएगा √2 आ जाएगा 1 बाई आर टी। रूट अगर हम दोनों साइड करेंगे तो √2 का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर टी, तो 1.414 का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर टी, 1 डिवाइडेड बाई आर टी। तो t का वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा 1/1.414 r का वैल्यू पुट करेंगे, वहां से टेम्परेचर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, ये सवाल भी पूछ सकता है। और इससे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये पूछता है, सबसे पहले केस 1 लिखूंगा मैं, सबसे पहले केस 1 लिखूंगा मैं, वो बोलेगा कि डेल्टा एन जी का वैल्यू है 0। केस 1 में बोलूंगा डेल्टा एन जी का वैल्यू जो है, डेल्टा एन जी का वैल्यू है 0। तो अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जो है वो 0 निकला तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लिखूंगा H2 गैस प्लस Cl2 गैस, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2 टाइम्स HCl गैस, गिव्स 2 टाइम्स H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2 टाइम्स HCl गैस, gives 2 times HCl गैस। तो इसका डेल्टा एन जी तो मुझे पता है 0 है, क्योंकि इस साइड 2 है, इस साइड ये 1 है, ये 1 है, तो इस साइड भी 2 है, 2 - 2 इज 0। तो जब डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 तो Kp किसके बराबर होगा, Kc RT टू द पावर 0,
के सी आर टी टू द पावर 0। तो अब मुझे पता है आर टी टू द पावर 0 जो है दैट इज 1, तो के पी इज इक्वल टू के सी। सवाल आ जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस के पी इज इक्वल टू के सी, के पी के सी के बराबर कब होता है? तो आपका सीधे जवाब होना चाहिए जब डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होगा 0। जब डेल्टा एन जी का वैल्यू होगा 0, के पी किसके बराबर होगा? के सी के बराबर होगा। केस 2, तो अगर हम दूसरा केस देखेंगे तो केस 2 जो है, केस 2 है कि अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू जो है, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा रिएक्शन PCl5 गैस जो है वो देगा आपको PCl3 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, प्लस Cl2 गैस। तो अगर ये सवाल आ गया तो आप मुझे बोलो इसका डेल्टा Ng जो है, इसका डेल्टा Ng आ जाएगा 1, इसका डेल्टा Ng जो आ जाएगा, इसका डेल्टा Ng आ जाएगा 1, इसका डेल्टा एन जी जो आ जाएगा वो आएगा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू आ जाएगा 1, तो मुझे एक बात बोलो, अब 1 जो है वो है ग्रेटर देन 0, तो मुझे पता है Kp जो होता है वो होता है Kc आर टी टू द पावर क्या आ जाएगा? 1, या मैं बोलूंगा कोई पॉजिटिव टर्म आएगा। तो इसका मतलब है Kc को मल्टीप्लाई करना है Rt से, फिर वो Kp के बराबर बनेगा। तो Kc को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Rt से, फिर वो Kp के बराबर बनेगा। तो इसका मतलब है Kp जो है वो होगा ग्रेटर देन Kc। सर क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है वो चीज छोटा है, छोटे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है सही दैट वो बड़े के बराबर बने, और बड़े को डिवाइड करना पड़ता है जब साइज दैट वो छोटे के बराबर। तो अगर हम किसी चीज को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब वो टर्म जनरली मैं बोल रहा हूं, वो उसमें डिपेंड करता है कि जो किस टर्म किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो फैक्टर ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, उस चीज से फर्क पड़ता है, लेकिन जनरली ग्रेटर देन 1 ही हम मानते हैं। तो अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को, तो वो नंबर जो है वो छोटा होता है, उसको बड़ा बनाने के लिए या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो ऐड करते हैं। अगर कोई बड़ा है उसको छोटा बनाने के लिए या तो माइनस करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। तो यहां पे Kc को मल्टीप्लाई करना पड़ा सही दैट वो Kp के बराबर बना, तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो केस 3 जो यहां पे बनेगा, केस 3 बनेगा, शाबाश आप खुद ही मुझे बोलो, केस 3 क्या बनेगा कि डेल्टा Ng का वैल्यू जो है वो है लेस देन 0। तो अगर डेल्टा Ng का वैल्यू लेस देन 0, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन लिखूंगा N2 गैस प्लस 3 टाइम्स H2 गैस, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस, गिव्स 2 टाइम्स NH3 गैस। तो इसका डेल्टा Ng अगर देखा जाए तो इसका डेल्टा Ng है -2 के बराबर। तो अगर आप डेल्टा Ng आपका निकला -2, तो आपको पता है Kp जो आएगा वो आएगा Kc Rt टू द पावर सम नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव टर्म यहां पे है -2, Kp इज इक्वल टू Kc Rt टू द पावर -2। तो इसका मतलब है Kp जो होगा वो किसके बराबर होगा? Kc डिवाइडेड बाई Rt का स्क्वायर, Kc डिवाइडेड बाई Rt का स्क्वायर। तो इस टाइम Kc को डिवाइड करना पड़ता है Rt से, Kc को डिवाइड हम बड़े को करते हैं छोटा बनाने के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा? Kp का वैल्यू जो है वो होगा लेस देन Kc। तो सवाल आएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज इक्वल टू Kc। दूसरा सवाल आएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज लेस देन Kc। तीसरा सवाल आ जाएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो Kp Kc के बराबर, एक तो न्यूमेरिकल्स क्या क्या आ सकती हैं इस इक्वेशन पे वो मैंने बोला, दूसरा मैंने बोला कि Kp Kc के बराबर कब होगा, शाबाश, Kp Kc से बड़ा कब होगा, Kp Kc से छोटा कब होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज इक्वल टू Kc, आप सीधे डेल्टा Ng निकालोगे, जिसका डेल्टा Ng 0 वही आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज ग्रेटर देन Kc, आप सीधे डेल्टा Ng निकालोगे, जिसका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, इसमें Kp ग्रेटर देन Kc। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस Kp इज लेस देन Kc, आप सीधे डेल्टा Ng निकालोगे, डेल्टा Ng जिसमें लेस देन 0 उसमें Kp का वैल्यू जो होगा उसमें Kp का वैल्यू Kc से कम होगा। और यहां पे हम स्पेशल केस पढ़ाते हैं जो कोई केस वेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि अगर t का वैल्यू उसने गिवन दिया होगा 1/r, इफ t इज इक्वल टू 1/r, अगर t का वैल्यू जो है, अगर t का वैल्यू 1/r के बराबर है तो Kp किसके बराबर आ जाएगा? Kp आ जाएगा बराबर, शाबाश, Kc r t के बदले हम लिखेंगे 1/r
Kp इज इक्वल टू Kc R, T के बदले हम लिखेंगे 1/r टू द पावर क्या आ जाएगा डेल्टा Ng। तो हम R एंड R को क्या करेंगे कैंसिल, तो Kp जो आएगा Kp आ जाएगा किसके बराबर, शाबाश, Kp किसके बराबर आ जाएगा, Kp किसके बराबर आ जाएगा, Kp आ जाएगा शाबाश Kc 1 टू द पावर डेल्टा Ng इज 1 टू द पावर डेल्टा Ng इज 1। तो Kp जो है वो आ जाएगा Kc के बराबर इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng, irrespective of the value of delta Ng, irrespective of the value of delta Ng, यानी कि delta Ng का क्या वैल्यू है क्या वैल्यू नहीं है ये उस चीज पे उस टाइम डिपेंड करता ही नहीं है, लेकिन कब जब t इज इक्वल टू 1/r तो उस टाइम चाहे डेल्टा Ng जो है चाहे वो पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले उस टाइम फर्क ही नहीं पड़ता है। तो Kc का वैल्यू Kp के बराबर होता है, लेकिन ये स्पेशल केस है, ये तब पॉसिबल है जब t का वैल्यू होगा 1/r। तो अगर t का वैल्यू 1/r नहीं है तब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये वहीं से लिखा होगा irrespective of the value of delta Ng, Kp Kc के बराबर कब होता है जब t is equal to 1/r, because 1 to the power anything, delta Ng का वैल्यू 0 है, 1 to the power 0 is 1, 1 to the power minus 1 is 1, 1 to the power 2 is 1, 1 to the power minus 2 is 1। तो इसका मतलब क्या है, Kp Kc के बराबर होता है irrespective of the value of delta Ng। तो ये जो है ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और एक चीज है, थोड़ा सा iPad जो है ये डाउन हो गया, मैं कंटिन्यू करूंगा इसको आज ही जो है एक ही क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने की, केमिकल इक्विलिब्रियम को और आयनिक इक्विलिब्रियम को एक क्लास में मैं 2-3 घंटे की क्लास लूंगा। फिलहाल ये 30-35 मिनट्स का जो सेशन है फिलहाल यहीं पे ऐड मतलब खत्म करेंगे एंड करेंगे, और अब अगली कुछ टाइम के बाद फिर एक बार मिलेंगे। पहले इसको थोड़ा सा चार्ज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।